नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं फॉर्म DRC 01 नोटिस के बारे में। हालांकि ये नोटिस आपको असेसमेंट 10 में भी आ रहा होगा इस तरह का। DRC 1 या असेसमेंट 10 दोनों में ही नोटिस आ रहा है इस तरह का नोटिस। और ये जो नोटिस है वो एग्जाम सप्लाई की वजह से है। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने एग्जाम सप्लाई करी है और प्लस टैक्सेबल सप्लाई करी है। और ये मेडिकल शॉप है इसका। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जिसका मेडिकल शॉप है और उनको इस तरह का नोटिस आ रहा है एग्जाम सप्लाई की वजह से। तो चलिए समझेंगे कि कैसे एक मेडिकल स्टोर को एग्जाम सप्लाई का नोटिस आए तो रिप्लाई देना होगा, कैसे वो टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट से बच सकता है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये है फॉर्म DRC 01 का नोटिस, शोकोज नोटिस है। ये टैक्स, ये इंटरेस्ट और ये लगा दी पेनल्टी 10,000 रुपये की लगा दी है। टैक्स अमाउंट 10,000 से ज़्यादा होता है तो फिर पेनल्टी उसके हिसाब से बढ़ जाती है। जितना इंटरेस्ट उतनी पेनल्टी भी लग जाती है, कभी कभी जितना टैक्स हो उतनी पेनल्टी भी लग जाती है कभी कभी। चलो इंटरेस्ट पेनल्टी तो आम बात है, लगभग जितनी भी नोटिस आ रहे हैं GST के सब में इंटरेस्ट पेनल्टी तो लगना ही लगना है। बिना लगाए इंटरेस्ट और पेनल्टी के वो नोटिस भेजते ही नहीं है। अभी समझते हैं कि इस नोटिस के अंदर क्या खास है और किस तरह के नोटिस का कैसे आप रिप्लाई देंगे। देखो दोस्तों, इसकी मेडिकल शॉप है, मेडिकल स्टोर है और इसकी सप्लाई दो तरह की होती है। एग्जाम सप्लाई भी होती है और टैक्सेबल भी होती है। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जो एग्जाम सप्लाई के अंदर है और कुछ टैक्सेबल के अंदर है। तो यहाँ पे इन्होंने रिटर्नों को चेक किया और पता लगा इनकी कुछ एग्जाम कुछ टैक्सेबल सप्लाई है, तो उसको चेक करने के बाद नोटिस दिया है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। अगर रजिस्टर्ड पर्सन कुछ ऐसे इनपुट्स को यूज़ करता है या कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करता है जहाँ पे दोनों तरह की सप्लाई के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे एग्जाम सप्लाई के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी, पार्टली एग्जाम सप्लाई के लिए और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो उस तरह का जो इनपुट होता है वो रिवर्स करना होता है। रूल 42, 43 के अंदर उस तरह के इनपुट को रिवर्स करेंगे। अगर कोई नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या फिर कोई एग्जाम सप्लाई है तो उस दोनों ही तरह के केस में आपको रूल 42, 43 के अंदर रिवर्सल करना होता है। फिर से समझना, साधारण सी भाषा में बता रहा हूँ। अगर कोई पर्सन एग्जाम सप्लाई कर रहा है और साथ में टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, कोई भी वो ऐसा ITC ले रहा है जो कि दोनों की सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा ऐसा ITC? देखो, गुड्स का ITC तो गुड्स के लिए चला गया, जो माल खरीदा वो बेच दिया तो टैक्सेबल के अंदर ही आ गया, उसको एग्जाम में यूज़ नहीं किया। लेकिन सर्विस कई बार ऐसी होती है, सर्विसेज जो दोनों पे यूज हो जाती है। जैसे रेंट की सर्विस ले रहा है तो रेंट की सर्विस अगर वो ले रहा है, ऑफिस रेंट ले रहा है या शॉप की रेंट दे रहा है और GST वाला प्रॉपर बिल आता है वो पे करता है, तो वो रेंट की जो सर्विस है वो दोनों पे यूज़ हो रही है। टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए भी वो अपनी शॉप का यूज़ करेगा और एग्जाम सप्लाई के लिए भी। इसी प्रकार से अगर कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहा है तो दोनों पे यूज़ हो रहा है। इसी प्रकार से कोई इंटरनेट की सर्विस ले रहा है, वाईफाई लगा रखा है, इंटरनेट का बिल आता है तो दोनों पे यूज़ हो रहा है। इसी प्रकार से कोई टेलीफोन का बिल है, उसका ITC है तो वो दोनों पे यूज़ हो रहा है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो दोनों ही उस पर यूज हो जाता है, दोनों ही तरह की सप्लाई पे यूज हो जाता है, जैसे एग्जाम सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई। तो उस तरह का केस है। तो उस तरह के केस में जो ITC होता है उसको बोलते हैं कॉमन ITC। तो उस तरह के केस में कॉमन ITC का रिवर्सल करना होता है और इसका प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करके रिवर्सल करना होता है। कैसे कैलकुलेशन होता है, देखो यहाँ पे इन्होंने एक शीट दी हुई है जिसके अंदर साफ साफ बताया कि इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है। एग्जाम सप्लाई को टोटल सप्लाई से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन ITC को। तो यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर क्या किया इन्होंने, बेसिकली एग्जाम सप्लाई को डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है, टोटल सप्लाई से, और मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन ITC से इससे। तो ये प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट हो गया। इसके हिसाब से बोल रहे हैं भाई ये जो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट हुआ है, अब ये वाला अमाउंट बनता है कि आपको ITC रिवर्स करना है, ठीक है, कि आपने कोई भी रिवर्सल नहीं किया है तो इस वजह से ये पूरा का पूरा आपको पे करना होगा क्योंकि कॉमन ITC का रिवर्सल हो गया। तो देखो मेडिकल शॉप वाले कई ऐसे पर्सन होंगे जिनका ITC कॉमन होगा नहीं, ठीक है, जैसे कि रेंट का ITC नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विस का ITC नहीं है, इंटरनेट का ITC नहीं है, टेलीफोन बिल का ITC नहीं है, ठीक है, और भी ऐसी सर्विसेज है जिसको दोनों जगह यूज़ नहीं किया
तो उनके ऊपर ये पेनल्टी नहीं बनेगी। यहाँ पे एक प्रॉपर रिप्लाई बनाना होता है, लॉ को समझ के उसका इंटरप्रिटेशन निकालना होता है। प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहो तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो रिप्लाई के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब कॉमन आईटीसी का रिवर्सल करना होता है, अगर आपने एग्जाम से अप्लाई करी है और सर्विसेज यूज़ की है दोनों जगह, तो उस केस में आपको रिवर्सल करना होगा। नहीं करिए तो नहीं करना होगा। आपको एक रिप्लाई देना होगा लॉ के हिसाब से, जीएसटी एक्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपको देना है अपना रिप्लाई। अगर आप कॉमन आईटीसी को यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देंगे। कॉमन आईटीसी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कॉमन आईटीसी नहीं होता और रिवर्सल आपका नहीं होता, तो उस हिसाब से आप रिप्लाई देंगे। इसके लिए आपको अपने बिल्स और जीएसटीआर 2A चेक करना होगा, कोई कॉमन आईटीसी तो नहीं है। अगर उसके अंदर होता है तब आपको रिवर्सल करना होगा। उसमें नहीं होता है, आपके बिल में नहीं है, आपके जीएसटीआर 2A में नहीं है, तब आपको कॉमन आईटीसी का रिवर्सल नहीं करना है, क्योंकि आपने कॉमन आईटीसी को यूज़ नहीं किया। इसके लिए प्रॉपर जीएसटीआर 2A और इनवॉइस देखना होगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।